नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल एचएस एग्ज़ाम नोट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वर्णमाला का एमसीक्यू। इसका थ्योरी हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने थ्योरी नहीं देखा होगा तो पहले आप थ्योरी देख ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करने में आपको मज़ा आएगा, गेम जैसे लगेगा। तो दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। जहाँ हिंदी का बात हो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो पीएससी हो गया, यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, पटवारी, रेलवे, सब में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको पता है। तो इसमें हम देखेंगे 50+। मैंने 100 ले लिया पहले मैं 50 लिया था, उसके बाद मैंने 100 कर दिया। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो 100 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे और आप इसको टेस्ट के जैसे भी दे सकते हैं कि 100 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द नहीं है, व्यंजन नहीं है, स्वर भी नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला हम देखें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद हम अगला देखें तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन के संयोग को समूह नहीं कहते, मिलन भी नहीं कहते, संयोग भी नहीं कहते। इसको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। व्यंजन गुच्छ का उदाहरण जिनको नहीं पता होगा मैं बताता हूँ। जैसे उज्ज्वल लिखा जाता है ना, ऐसे लिखा जाता है उज्ज्वल। तो यहाँ डबल ज आया, उसके बाद वा आया, इसको हम कहते हैं व्यंजन गुच्छ। इसी प्रकार ज्योत्सना है ना, ऐसे लिखा जाता है, तो इसको भी हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। तो ये हो गया व्यंजन गुच्छ। इसके बाद अगला हम देखते हैं हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं। तो हमको पता है हिंदी में 33 मूल व्यंजन है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें हर जगह अलग अलग दे दिया जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमारे मानक हिंदी में 33 मूल व्यंजन होते हैं। आप आँख बंद करके 33 लगा के आना। अगला हम देखें तो कंठ और ध्वनियाँ कौन सी है। तो कंठ और ध्वनियाँ मतलब जिसका उच्चारण कंठ से किया जाता है। हमने देख चुका है थ्योरी में क वर्ग का उच्चारण कंठ से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। हमको पता है हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन मतलब जिसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है, और मूर्धा से हमको पता है ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है, ट वर्ग। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ड। तो हम देख सकते हैं कि ट वर्ग में ये दोनों आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें तो जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है वे होते हैं। तो स्वर को भी हमने 3 भागों में बांटा था, और कौन कौन से। तो पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत स्वर। तो सबसे कम समय ह्रस्व में लगता था, उसके बाद 2 गुना समय दीर्घ में लगता था, और 3 गुना समय प्लुत स्वर में लगता था। तो यहाँ पूछा है कि सबसे कम समय किस में लगता है। तो ह्रस्व स्वर में लगता है, और सबसे ज़्यादा समय पूछे तो प्लुत स्वर में लगता है ना। इसके बाद हम अगला देखते हैं ओ कैसा स्वर है। तो ओ के उच्चारण में हम देख रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा हमको समय लग रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं घ व्यंजन का उच्चारण है। तो ऑप्शन प्रस्थान नहीं होगा, प्रयाग भी नहीं होगा, अल्प प्राण और महाप्राण ये दोनों में से एक हो सकता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। जहाँ अल्प प्राण और महाप्राण आए वहाँ आप एक ही ट्रिक लगाना, हवा। तो जिसके उच्चारण में कम हवा लगे, हवा,
जिसको उच्चारण में कम हवा लगे वो हो जाएगा अल्प प्राण। कम हवा मतलब अल्प प्राण, और ज़्यादा हवा लगे तो महाप्राण। तो घ के उच्चारण में हम देख रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा हवा लग रहा है कंपेयर करें तो बाकी से, इसलिए घ महाप्राण हो जाएगा घ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो या कैसा व्यंजन है? तो या स्पर्श में नहीं आता, उष्म में भी नहीं आता, संयुक्त में भी नहीं आता, तो अंतस्थ व्यंजन होता है यार अलावा। हम देख चुके हैं। तो या यहाँ आया, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद अगला हम देखें तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो हमको पता है स्पर्श व्यंजन 25 है, जो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक इसमें जितने भी वर्ण आते हैं ये सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। छ का था फा ध्वनियाँ हैं, तो खघोष नहीं होगा, प्रघोष नहीं होगा, अघोष और सघोष ये दोनों में से एक हो सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि अघोष है या सघोष है? तो जहाँ अघोष सघोष आ जाए वहाँ आप एक ही ट्रिक लगाना, कंपन। जिसके उच्चारण में कंपन नहीं होता वो अघोष होता है, कंपन नहीं होता। और जिसके उच्चारण में कंपन होता है वो हो जाएगा घोष। इसी को हम सघोष भी कहते हैं और घोष भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो हम देखते हैं कि छ का था फा, इसके उच्चारण में कोई कंपन नहीं हो रहा है, इसलिए ये अघोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं, उनको हम देख चुके हैं, उसके व्यंजन गुच्छ कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यंजन। इसके बाद अगला हम देखें। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो बिना किसी अवरोध के हो रहा है मतलब स्वर, उसको हम स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें तो जिन वर्णों का उच्चारण वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें तो छ कैसा व्यंजन है? हमको पता है छ ये संयुक्त व्यंजन है, जो आधक का और षटकोण वाला श इससे मिलकर बना होता है छ, इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें तो जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे होते हैं, तो उसको हम अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह हमको पता है अम और आह को अयोगवाह कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखें तो उष्म व्यंजन कितने होते हैं? उष्म व्यंजन हमको पता है 4 होते हैं। कौन कौन से? श, श, स और ह। इसमें पहला वाला श कौन से हैं? कौन सा श है? तो ये है तालव्य। और ये वाला श क्या है? तो ये है मूर्धन्य। और ये वाला श क्या है? तो ये है दंतव्य। तो शक्कर वाला श का उच्चारण तालव्य से किया जाता है, तालु से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और षटकोण वाले श का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है, और ये वाला श का उच्चारण दंत से किया जाता है। और ह का उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण कंठ से होता है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हमको पता है हमारे मानक हिंदी में 11 प्रकार के स्वर होते हैं। अम और आह को अयोगवाह माना जाता है, ये स्वर नहीं है और ना ही व्यंजन। तो मानक हिंदी हमारे 11 स्वर होते हैं, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन हम देखें तो एक या अनेक अक्षरों के मेल से बने सार्थक इकाई क्या है? तो ये है शब्द। अगला क्वेश्चन हम देखें तो त वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो त वर्ग कंठ से नहीं किया जाता, मूर्धा से भी नहीं किया जाता, ओष्ठ से भी नहीं किया जाता, दंत से त वर्ग का उच्चारण किया जाता है। अगला है च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो हमको पता है च वर्ग तालु से उच्चारित किया जाता है, च छ ज झ या।
इसको हम च वर्ग कहते हैं। तालु से च वर्ग का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद अगला देखें तो क कैसा व्यंजन है? तो क आगत नहीं है, उष्म भी नहीं है, अंतस्थ भी नहीं है, ये है स्पर्श। तो क वर्ग में स्पर्श व्यंजन आते हैं, इसलिए स्पर्श सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प फ ब भ म, इसके उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो ई कैसा स्वर है? यहाँ बड़ा ई दिया गया है, जिसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला हम देखें तो स्पर्श संघर्षी कौन से हैं? तो यहाँ ध्यान देना, इसमें स्पर्श व्यंजन भी होना चाहिए और उच्चारण करते समय संघर्ष भी करना पड़े, तो ये होता है वन एंड ओनली च वर्ग। च छ ज झ या, इसके उच्चारण करते समय हमको संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। अगला हम देखें तो ट व्यंजन का उच्चारण है। तो जहाँ अल्प प्राण और महाप्राण का बात आए, वहाँ मैंने बताया था कि आप हवा लगा देना, हवा। जिसके उच्चारण में कम हवा लगे, ट मतलब कम हवा, तो अल्प प्राण हो जाएगा, और जिसके उच्चारण में ज़्यादा हवा लगे वो महाप्राण हो जाएगा। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें तो ऊ कैसा स्वर है? तो ऊ यहाँ छोटा ऊ दिया हुआ है, इसलिए ये ह्रस्व हो जाएगा। अगर बड़ा ऊ होता तो इसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता ऊ, इसलिए ये दीर्घ स्वर हो जाता। तो अगला क्वेश्चन हम देखें तो श कैसा व्यंजन है? श स्पर्श में नहीं आता, अंतस्थ में भी नहीं आता, संयुक्त में भी नहीं आता, ये उष्म व्यंजन है। हम देख चुके हैं श श शाह, इसको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखें तो च वर्ग का व्यंजन है। तो च वर्ग के व्यंजन के लिए हमको च वर्ग पता होना चाहिए। तो च वर्ग में आते हैं च छ ज झ या। तो ऑप्शन में हमारे पास झ दिख रहा है, ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें तो कुल में मात्रा है। तो कुल में हम देख रहे हैं कि बड़ा ऊ का मात्रा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखें तो बुलाना कितने अक्षरों वाला शब्द है? तो बुलाना अक्षर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ 3 अक्षर हो जाएगा। अगला देखें तो द का उच्चारण स्थान है। तो द का उच्चारण हम देखे थे त थ द ध न, इसका उच्चारण दंत से किया जाता है, तो ऑप्शन डी दांत सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो ड का उच्चारण स्थान है। तो ड का उच्चारण हमको पता है ट वर्ग से किया जाता है, ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़, और ये मूर्धा से किया जाता है इसका उच्चारण, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो श्र कैसा व्यंजन है? तो हमको पता है श्र संयुक्त व्यंजन है, जो शक्कर वाला अध स और र, ये दोनों के योग से श्र बनता है, इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद अगला देखें तो ट वर्ग का व्यंजन है। तो ट वर्ग का व्यंजन जानने के लिए हमको ट वर्ग पता होना चाहिए, ट ठ ड ढ ड़, अभी हम किए हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो त वर्ग का व्यंजन है। तो त वर्ग त थ द ध न, त थ द ध, तो द हमको दिख रहा है यहाँ पे, त थ द ध न त वर्ग, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखें तो दांत से उच्चारित होता है। तो दांत से हमको पता है त वर्ग का उच्चारण होता है त थ द ध न, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो तालु से उच्चारित होता है। तो तालु से हमको पता है च वर्ग का उच्चारण किया जाता है, च वर्ग। तो च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च छ ज झ या। तो च वर्ग में ये 5 वर्ण आते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ? ऑप्शन ए दिख रहा है ज, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तालु से ज का उच्चारण किया जाता है। अगला हम देखें तो फ का उच्चारण स्थान है।
तो फ का उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है, फ पा वर्ग प फ ब भ म वाला। तो ऑप्शन ओष्ठ कहाँ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो ख का उच्चारण स्थान है, क वर्ग में ख का उच्चारण होता है, क ख ग घ, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो कमल कितने अक्षरों वाला शब्द है, तो कमल अक्षर की बात हो रही तो 3 अक्षर हैं, सिंपल। अगला देखें तो या कैसा व्यंजन है, तो या अंतस्थ व्यंजन नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, ऊष्म भी नहीं है, ये नासिक के व्यंजन है। तो जिन वर्णों का उच्चारण नासिका की सहायता से किया जाता है उसको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं, और ये या जो है ये नासिक के व्यंजन हैं।